फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 10वें सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 9 सेट प्रैक्टिस को कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग 10वें सेट प्रैक्टिस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारे कितने मार्क्स आते हैं। आपके जितने भी नंबर आते हैं उसको कमेंट करिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और यह जो सीरीज चल रही है वो बीएसएससी इंटर स्तरीय और साथ ही साथ एसआई के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, तो इसको पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो पीएच के पैमाना से मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत की हम लोग बात करें तो यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, नीचे दी गई सूची से मिलान करें और 2 को सूचीबद्ध करें और सही उत्तर दें। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर की हम लोग बात करें तो यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है, इसलिए ए का हो जाएगा 2। उसके बाद से हम लोग फोटोमीटर, तो फोटोमीटर की बात करें तो यह जो है वो प्रकाश की तीव्रता को मापता है, तो बी का हो जाएगा 3। सी दिया गया है पिनकोमीटर, तो पिनकोमीटर जो है यह तरल पदार्थों का विशेष गुरुत्व को मापता है, तो सी का हो जाएगा 4। उसके बाद से पायरो हीलियोमीटर की बात करें तो यह सौर विकिरण को मापता है, तो डी का हो जाएगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो बारिश की बूंदें जो है वो एक समान त्वरण के साथ गिरती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई की हम लोग बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा संवेग की इकाई जो होती है केजी मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छठा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम लोग बात करें तो यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सातवां, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दहन की हम लोग बात करें तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी सही है। औक्षिकारिक अभिक्रिया है तो ये भी सही है। अवकरण अभिक्रिया है तो यह गलत है। दहन जो है वो एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आठवां, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है? तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो श्वसन के दौरान हम लोग बात करें तो विटामिन का विघटन नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है लेकिन विटामिन का विघटन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 10वां, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका की हम लोग बात करें तो इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का जटिल प्रोटीन होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण की हम लोग बात करें तो डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड तब प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है
13 मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करें तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता था उसे परगना, उससे छोटे क्षेत्र को सरकार और उसके बाद सूबों में बांटा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो कलिंग विजय जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सूची 1 एवं सूची 2 को मिलाइए। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि प्रतिहार, तो प्रतिहारों की हम लोग बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। चोल की हम लोग बात करें तो चोलों की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। उसके बाद से परमार की हम लोग बात करें तो परमार की राजधानी जो थी वो धार थी। धार नगरी परमार की राजधानी थी। उसके बाद से सोलंकी की हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी अनहिंदवाल थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का बी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16 अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो यह जो है चचनामा से मिलती है। अरबी ग्रंथ है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी से जो है वो सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन है। तो इंपीरियल गजेटियर की हम लोग बात करें तो इसके संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर जहांगीर महल कहाँ स्थित है। तो जहांगीर महल जो है वो आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था। तो शिवाजी के शासन में सुमंत या दबीर जो होता था वो विदेश मंत्री से संबंधित होता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया और उससे जो है भारतीयों में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना का विकास माना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 22 इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक कौन थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र जो है वो है के.एन. नटराजन का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो यह जो नीति है लॉर्ड हेस्टिंग की नीति है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 24 इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना मास्टर सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि मास्टर सूर्य सेन को जो है उन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इनको मास्टर दा कहा जाता है। और चटगांव शस्त्रागार जो छापा किया गया था इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे। तो रॉलेट एक्ट जो है वर्ष 1919 में पारित किया गया था और उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 26 अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो अरुंडेल समिति की हम लोग बात करें तो यह राजनीतिक सुधार से संबंधित समिति है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 27। वर्ष 1946 में रॉयल इंडिया नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था, तो यह जो है बम्बई में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेवा सदन की जो स्थापना है वो किया गया था बहरामजी एम मालाबारी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नायकदा विद्रोह की हम लोग बात करें तो यह गुजरात के क्षेत्रों में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी? तो सबसे ज़्यादा समय तक सत्तारा की सरकार रही थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31। राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह जो राजद्रोह सभा अधिनियम है इसको 1921 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 32। 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुआ। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किसने दिया था? तो यह जो वक्तव्य है वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो किया गया था हरिपुरा अधिवेशन वर्ष 1938 में किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 34। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, तो यह गलत है। अधिकांश जो देसी रियासतों के शासक थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, जो इसकी असफलता का एक मुख्य कारण भी था। दूसरा कह रहा है कि अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। जितने भी शिक्षित भारतीय थे इससे अपने आप को अलग रखें। तीसरा कह रहा है कि बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये जो बंगाल के जमींदार थे ये ब्रिटिश सत्ता के साथ बने रहे। डी कह रहा है कि यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा असत्य कथन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की हम लोग बात करें तो श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और श्याम नारायण सिंह, ये तीनों जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे, लेकिन गौरी शंकर सिंह जो थे इससे संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 36। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 37। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले महाभियोग की हम लोग बात करें तो यह भारत के राष्ट्रपति पर जो है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 61 के तहत चलाया जा सकता है। तो आइए इसको देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कह रहा है कि केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो यह बिल्कुल सही है। संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि संविधान ने संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। संविधान में जो है वो संविधान के अतिक्रमण की कोई परिभाषा नहीं दिया गया है। सी कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से 1 माह पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो उससे 1 माह पूर्व उनको
सूचित करना आवश्यक होता है। डी कह रहा है कि नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो यह जो कथन दिया गया है वो गलत कथन है। नामांकित सदस्य भी महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, तो यह गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, तो यह बिल्कुल सही है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। द्विसदनवाद, तीसरा कह रहा है कि द्विसदनवाद तो यूएसए, तो यह यूएसए से नहीं लिया गया है, यह यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। चौथा कह रहा है कि समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत सुमेलित हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3, ये दोनों जो है वो गलत सुमेलित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो संविधान के मूल ढांचा की हम लोग बात करें तो संघवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, न्याय तक प्रभावी पहुंच, तो ये तीनों जो है वो मूल ढांचे में सम्मिलित है, लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता जो है यह मूल ढांचे में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल होता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वेतन एवं भत्ता है भारत के संचित निधि में होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 41, उच्चतम न्यायालय की पुनराविलोकन शक्ति वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो पुनराविलोकन की जो शक्ति है उसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 137 में किया गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। तो चुनाव प्रचार जो है वो मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व यह समाप्त हो जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 43, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है। तो यह जो है अनुच्छेद 338 बी में किया गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 44, निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की हम लोग बात करें तो भारत में किसी विदेश कंपनी की सहायक कंपनी ये शामिल होता है, किसी विदेशी द्वारा भारतीय कंपनी में बहुसंख्यक इक्विटी निवेश ये भी शामिल होता है, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में वित्त पोषित कंपनी ये भी शामिल होता है, लेकिन पोर्टफोलियो निवेश जो है यह शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 45, रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो रुपए की परिवर्तनीयता की हम लोग बात करें तो रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति जो है यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुंडलकुलम जो है यह स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा अपूर्ण की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो यह जो है वो वाईवी रेड्डी का समिति का संबंध है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 48, पेरियार अभयारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 49, भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। तो ये पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक संभव नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो यह जो है वो सौर ऊर्जा है, ऑप्शन
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। तो ऊर्जा संकट की हम लोग बात करें तो कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा रहता है। तो ऊर्जा संकट से यही तात्पर्य है कि ये जो है वो समाप्त होने का खतरा रहता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो समाप्त हुए। तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है जिसको आप लोग ज्वाइन करिए ताकि ये सारे PDF जो है वहाँ पे सेंड कर दिए जाते हैं।